और चूंकि हम LGBT प्राइड मंथ में हैं, इसलिए हमें इंटरनेट पर मिले सबसे अजीब और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से तर्क किए गए सिद्धांतों में से एक के बारे में बात करने से बेहतर कोई विचार नहीं सूझा। आज हम आपको ये थ्योरी समझाने जा रहे हैं कि मेडागास्कर के राजा जूलियन एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर क्यों है। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही अजीब है। किंग जूलियन इस फ्रेंचाइज के सेकेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है जो सभी मुख्य फिल्मों में मौजूद है, अपनी खुद की स्पिन ऑफ में अभिनय करता है और मेडागास्कर के पेंगुइन में एक आवर्ती कैरेक्टर है। हम सभी जानते हैं कि वह एक बेवकूफ, आत्ममुग्ध, गैर जिम्मेदार आदमी है और वह हमेशा सोचता है कि वह सही है। लेकिन थ्योरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि उसे हमेशा एक मेल लेमर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इंटरनेट के सबसे दूरस्थ कोनों से ली गई एक थ्योरी है। इसका तात्पर्य यह है कि हालांकि वह खुद को पुरुष के रूप में पहचानता है, जूलियन बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि वह लेमूर समाज के जेंडर कैनन्स थ्योरी का पालन नहीं करता है और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि किसी समय वह महिला थी या यहाँ तक कि वह अभी भी महिला है। ये समझना शुरू करें कि ऐसा क्यों माना जाता है कि जूलियन पुरुष की बजाय महिला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वह है वास्तविक दुनिया में लेमर्स का व्यवहार। लेमर्स और फाकास की तरह रेड लेमर्स, व्हाइट्स और ब्लैक्स और वे सभी एक दूसरे के साथ कई समानताएं साझा करते हैं, लेकिन आज हम जूलियन की प्रजाति काटा लेमर्स या रिंग टेल्ड लेमर्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। पत्रिकाओं, वैज्ञानिक लेखों और इंटरनेट लेखों के विभिन्न स्रोतों के अनुसार इन लेमर्स का एकमात्र सत्तात्मक समाज है, अर्थात महिलाएं ही अधिक अधिकार रखती हैं और समाज में प्रिडोमिनेट के रूप में उनका वर्चस्व होता है और वे ही अपने साथी का चयन करते हैं। ये बहुत ही उत्सुकता की बात है क्योंकि वे प्राइमेट्स का एकमात्र ग्रुप है जहां ऐसा होता है। और यद्यपि समान लीमर मादाओं में भी एक हायरार्की होती है, फिर भी जिनके पास कम अधिकार होते हैं वे नरों पर अधिक नियंत्रण बनाए रखती हैं। वास्तव में इस तरह का व्यवहार उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां फीमेल्स एक साधारण खेल से लेकर अपने पुरुष साथियों के साथ शाब्दिक दुर्व्यवहार करना, और ऐसे भी मामले हैं जहां वे मेल्स पर उन चीजों के लिए हमला करते हैं जो उन्हें नापसंद होती हैं, जैसे कि उस जगह पर लेट जाना जो फीमेल्स को पसंद हो। यहाँ तक कि बिना किसी और हलचल के उनका भोजन भी छीन सकते हैं और हर चीज के लिए उनका अंतिम शब्द होता है, लगभग मेडागास्कर ब्रह्मांड के एक निश्चित रिंग टेल्ड लेमुर की तरह जो अपने आत्म प्रशंसक रवैये के लिए जाना जाता है। हाँ, जूलियन आमतौर पर बाकी लेमर्स पर नियंत्रण रखने वाला और उन पर हावी होता है, लेकिन इस सब का केंद्रीय बिंदु प्रकृति में इन लीमर्स का समाज हमेशा मात्र सत्तात्मक होता है। मेडागास्कर द्वीप के लेमर्स यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जूलियन जैसे अत्याचारी पुरुष को उन पर शासन करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी के रूप में थोपा गया था, जब तक कि वह हमेशा खुद को जूलियन न कहे। या फिर थियरी यही कहती है, अगर आपको फिल्म याद है तो यह बहुत अजीब है क्योंकि जब मॉरिस राजा जूलियन का परिचय देने के लिए अपना भाषण देते हैं तो वह उल्लेख करते हैं कि वह लेमर्स के सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजा हैं। उस समय कई लोगों ने इसे केवल इस संदर्भ के रूप में समझा कि वह एक तानाशाह है जिसने खुद को सत्ता पर थोपा है। लेकिन अगर हम इसे एक नए नजरिए से देखें, जब यह कहा जाता है कि जूलियन ने खुद को स्वयं घोषित किया तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद को एक राजा के रूप में पहचानता है, रानी की तरह नहीं। अब यह जूलियन है, जूलियाना नहीं, या ऐसा कुछ। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार वह दृश्य हमें जूलियन को एक तानाशाह के रूप में नहीं दिखाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो कोठरी से बाहर आ रहा है और अपनी लिंग पहचान के बारे में एक राजनीतिक बयान दे रहा है। लेकिन चिंता मत करो, यह और भी पागलपन भरा हो जाएगा। यदि हम इस विचार को स्वीकार करते हैं कि जूलियन किसी समय महिला थी, तो उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं और उसके विषयों के साथ उसके संबंधों को समझाया गया है, विशेष रूप से मोर्ट। मोर्ट न केवल सर्टिफाइड लेग लवर एक है, बल्कि वह आम तौर पर राजा जूलियन के प्रति इतना जुनूनी क्यों है और वह खुद को इस तरह के हिंसक तरीकों से दुर्व्यवहार सहने देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि मोर्ट के लिए किसी को भी बदला जा सकता है, महिलाओं का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। यही सर्वोच्च कारण है कि वह कभी भी जूलियन का अनादर नहीं करता है और यह राजा जूलियन की साजिश के बिंदुओं में से पहला बिंदु है जो इस सिद्धांत के साथ समझ में आता है। यह पता चला है कि इस श्रृंखला में एक छोटा सा रहस्य उद्घाटन किया गया है कि जूलियन नॉन बाइनरी जेंडर का हो सकता है क्योंकि वह पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं करता है। एक अवसर पर जब वह मुर्गे से बात करने के लिए उसके पास गया, वह मैडम कहकर शुरुआत करता है, जिस पर मुर्गा कोई जवाब नहीं देता तो जूलियन कहते हैं, मैं समझता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हें भी लेबल पसंद नहीं है ना? जिसका मतलब है कि अगर जूलियन के लिए लिंग पहचान स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जैसे लेबल से परे है, ये कोई फ्लूइड जेंडर वाला व्यक्ति हो सकता है जिसने किसी समय खुद को महिला के रूप में पहचाना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यदि आपको अधिक प्रमाण की आवश्यकता है तो दूसरे अध्याय में कहा गया है कि उसे दुल्हन या सज्जन के रूप में पहचाने जाने से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसके लिए दोनों में से कोई भी विकल्प काम करता है। और जब वह अपने संभावित साथी के साथ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वह उससे कहता है कि उसके स्वामी या उसकी महिला आ गई है, जो भी वह पसंद करता है। नॉन बाइनरी होना भी उनकी प्राथमिकताओं के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है जो हमने उनके हिस्से में देखा है, जैसे कि क्रिम्सन के साथ उनका आकर्षण। किंग जूलियन की श्रृंखला में हम जिस फीमेल लीमर को जानते हैं उनमें से एक और वास्तव में वह उनकी मंगेतर थी। उन्हें एक फिल्म में बेयर सोनिया से भी प्यार हो गया था।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात मॉरिस के साथ उनका रिश्ता है। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन चैप्टर ए ट्रू रोमांस में मॉरिस और जूलियन दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, क्योंकि वे एक दूसरे से तंग आ चुके हैं, जिसके कारण मॉरिस को लेमर्स के राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। पूरे चैप्टर में दोनों एक दूसरे को याद करने लगते हैं और उनके बीच बहुत ही सस्पिशियस सीन्स हैं, जहां वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक दूसरे के लिए गाते भी हैं, जिन्हें वे गर्व के कारण कभी सीधे व्यक्त नहीं करते। लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों में बहुत अंतर है। बहुत मजबूत संबंध यह एक राजा और उसके एडवाइजर के रिश्ते से भी अधिक हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक बात यह है कि उन्हीं लीमर्स ने अपने निर्णय का सम्मान करने का निर्णय लिया है कि वे स्वयं को रानी के बजाय राजा के रूप में पहचानेंगे। लेकिन हम जो दूसरे जानवर देखते हैं उनके बारे में क्या? चिड़ियाघर के पात्र इस बारे में कभी कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? खैर, इसके लिए दो संभावित व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या भी लीमर के पीछे के विज्ञान पर आधारित है, विशेष रूप से उनकी आकारिकी पर। वर्ष 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी में प्रकाशित एक लेख के अनुसार रिंग के 21 लीमर के आगमन के साथ एक प्रयोगशाला अध्ययन किया गया था। तब पूंछ वाले 10 विषय महिलाएं और 11 पुरुष थे। जिन पहलुओं का सबसे अधिक अध्ययन किया गया उनमें से एक दोनों लिंगों के बीच शारीरिक अंतर था। और जैसा कि लेख का शीर्षक कहता है, महिलाओं और पुरुषों में अंतर करना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि उनके जननांगों की भी जांच की जाती है। हम विवरण में नहीं जाएंगे ताकि YouTube हमें एक बड़ा हथौड़ा न मारे, लेकिन दोनों लिंगों के लीमर के बीच की आकृति विज्ञान इतनी समान है कि पहली नजर में उन्हें अलग करना लगभग असंभव है, और उनमें से वे मुख्य रूप से उनकी गंध से पहचाने जाते हैं। हम जानते हैं कि हालांकि मेडागास्कर में दिखने वाले जानवर बुद्धिमान या अच्छे होते हैं, जो स्क्रिप्ट की जरूरतों पर निर्भर करता है, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं किया होगा कि जूलियन एक महिला हो सकती है या थी। सबसे पहले क्योंकि वे लीमर की सामाजिक संरचना को नहीं जानते हैं, और दूसरी बात क्योंकि दोनों लिंगों के जननांग समान हैं, इसलिए भले ही वे इसे वैसे ही देख सकें जैसे यह दुनिया में आया था, इससे संदेह पैदा नहीं होगा। दूसरा कारण यह है कि इस बात पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि जूलियन एक महिला थी, क्योंकि ये जानवर पहले से ही इस बात के आदी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस पहचान को चुनता है जिसके साथ वह सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। हम पहले ही स्किपर के समूह में मादा पेंगुइन के बारे में बात कर चुके हैं, और फिर जॉय कंगारू है, जिसके पास भी बहुत सारे संदिग्ध सबूत हैं। इसलिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा कि हर कोई जानता था और बस उनके फैसले का सम्मान करता था। वास्तव में यह इस बात की व्याख्या करता है कि अन्य लीमर क्यों जूलियन की कही हर बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। यदि जूलियन शुरू से ही एक महिला थी, और यह जानते हुए कि लीमर समाज में महिलाएं लगभग पुरुषों की तानाशाह होती हैं, अपने आप को पुरुष घोषित करना आश्चर्यजनक रूप से आसान होता, लेकिन फिर भी यह अपने पदानुक्रम की विशेषता के चरम नियंत्रण को बरकरार रखता है। स्थिति बेशक यह सब विचार की जूलियन ट्रांसजेंडर है, या जैसा कि हमने पहले ही पता लगा लिया है, बल्कि तरल लिंग का है। यह टीवी ट्रोप्स जैसी साइटों पर कुछ पोस्ट से आता है, या ट्विटर पर LGBT गौरव प्रकाशन, जहां इस बारे में बात की जाती है कि राजा जूलियन इस समुदाय का प्रतीक क्यों है। ये स्पष्ट है कि मेडागास्कर के पीछे के क्रिएटिव ने फिल्मों और श्रृंखला दोनों में स्क्रीन पर दिखाए गए जानवरों के व्यवहार की बहुत अच्छी तरह से जांच की है, और यह बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने लाइव द किंग जूलियन की श्रृंखला का लाभ उठाया इस आश्चर्यजनक सिद्धांत के बीज बोने के लिए। लेकिन अंत में यह ऐसा कुछ नहीं है जो श्रृंखला या फिल्मों के कथानक को प्रभावित करता है। यह केवल एक अतिरिक्त विवरण है जो इस समुदाय के एक हिस्से के लिए बहुत मायने रख सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अप्रत्याशित वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। LGBT गौरव माह के अंतिम दिनों की शुभकामनाएं। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।